नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 की चौकड़ी पे बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और सीधा आपके सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। और पहली खबर से है, जहां भिवानी में सुनैना चौटाला ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसके साथ किसानों ने लेकर महिलाओं का आरक्षण तक के मुद्दे किए हैं। जिसके साथ दूसरी खबर है मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज में गंदे पानी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है, जिसके साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। तीसरी खबर शिमला से है, जहां शिमला में 918 दिनों से धरने पर बैठे दृष्टिहीनों का उग्र प्रशासन, जिसके साथ प्रदर्शन जारी किया गया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। चौथी खबर नाहन से है, जहां सहीबा के साथ जंगली जानवरों के अवशेष मिलने के मामले ग्रामीणों में संजीव के साथ आरोप लग रहे हैं, निष्पक्ष जांच मांगी है। आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार से। पहली खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भिवानी में इनेवोल के महिला प्रदेश संयोजक के सुनैना चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए मंडियों में लागू बायोमेट्रिक सिस्टम को तुगलक प्रमाण के साथ बताया गया है। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, जिसके साथ दोनों ने महिलाओं को केवल ठगने का काम नहीं किया बल्कि कानूनी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगराज जैसे हालात होने का आरोप लगाया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो जो किसान वर्ग है, कमेरा और व्यापारी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है और इस जो बायोमेट्रिक जो इन्होंने लेके आए इससे सभी परेशान हैं। ऐसे में अभय सिंह जी चौटाला ने पहले मुख्यमंत्री जी से जाके इस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला तो मंडियों में गए। और जैसा कि आपने कहा कि क्या दिक्कतें थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज हमारे जो किसान हैं उनका जो ज़मीन है वो कोई हमारी महिला बहनों के नाम है, किसी के भाई जो विदेश गए हुए हैं वो यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बायोमेट्रिक होगा तो अगर उनको कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, उनको वहाँ से लाना और फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल इसका कोई औचित्य नहीं है। जब पूछा गया तो मुझसे भी और पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह जी चौटाला को ये कहा गया कि धान घोटाले से सबक लेके हमने ये बायोमेट्रिक शुरू किया। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि धान घोटाला करने वाले किसान नहीं थे, धान घोटाला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंट्स थे, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे। कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जबकि किसान को पीसा जा रहा है। जी, महिला आरक्षण बिल जिस प्रकार से उसकी संशोधन में गिर गया है वो लोकसभा पास, उसको लेके कांग्रेस में और बीजेपी में विरोधी बयान आ रहे हैं। आपकी पार्टी उस सारे मामले को कैसे देखती है, क्या कहती है? देखिए, ये नूरा कुश्ती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कोई फ़र्क नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिस्से की मेहनत कांग्रेस आपको हर पायदान पर करती हुई नज़र आएगी। आपने राज्यसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ी चीज़ देखी कि खरीद फरोख्त हुई, बिका कौन? कांग्रेस। तो कांग्रेस तो बिकाऊ हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रही है। 70 साल तक महिलाओं को छलने का काम कांग्रेस ने किया, 15 साल महिलाओं को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें कहा गया 2029 में ये बिल लागू हो जाएगा और अब जो है ढुलमुल जो अपना रवैया इन्होंने दिखाया, इसका हरियाणा प्रदेश की जो महिला शक्ति है वो पूर्ण रूप से विरोध करेगी और आगामी चुनाव में इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो स्वर्गीय हैं, आज वो स्वर्ग में हैं, उनका ये स्वप्न था कि 33% महिलाओं को मिलना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी अब किस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करेगी, क्योंकि संगठन को मजबूत करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए, तो इन्हें लो इस और क्या कदम उठाएं? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो इस बारे में बहुत ज़्यादा, इस बार मैं कहूँगी कि जितना मजबूत संगठन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और आगामी जो इसको और भी बड़ा हमने परिवार बनाना है वो आप देखते जाएंगे। अभी हमने युवा सम्मेलन किया था जिसकी धाक पूरे हरियाणा प्रदेश में जमी
और अभी 14 जून को महिला सम्मेलन होगा जो कि देखने लायक होगा। आप सबको भी मैं आज ही से निमंत्रण देती हूँ। हिसार में जो जेजेपी नेताओं के साथ जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखती है आपकी पार्टी, क्या मानती है, क्या स्टेट? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। कानून व्यवस्था आज कहीं पे भी नहीं है, जंगल राज है। जो काम पुलिस का है अपराधियों को पकड़ना, नफे सिंह जी राठी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कातिल आज तक भी हरियाणा पुलिस से नहीं पकड़े गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद आपके यहाँ एक मनीषा हत्याकांड गुमनामी में चला गया, हिमांशी नरवाल का कांड, ये फेलियर है और ये पूरा जो सिस्टम है ये इसका फेलियर है। इसके अलावा निकाय चुनाव को किस तरह देखते, क्या तैयारियां हैं? पार्टी का स्टैंड है, वो अपने चुनाव चिन्ह पे जो है चुनाव लड़ेंगे और लड़ना हमारी प्रवृत्ति है और लड़के। मैनपुरी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। जी आपको बता दें, पीने के पानी की खराब गुणवत्ता और उससे हो रहे बीमारियों को लेकर छात्रों के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसके साथ छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायतें के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं सीएससी थर्ड ईयर का छात्र हूँ इस कॉलेज में। और सर यहाँ पे इतनी गर्मी है, अभी अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पानी का समाधान नहीं है। बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं। समझिए आप, इतना गर्म पानी आता है और उस प्लांट से भी, अगर आता भी है तब भी गर्म, और आता ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2 हफ्ते से पानी नहीं देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि पानी आ कहाँ रहा है। और अगर आप कॉलेज जाएंगे तो वहां पे भी सारे वाटर कूलर टूटे, पानी केवल आ रहा है, नाम मात्र का आ रहा है। वहां पे इतने बच्चे हैं, यहाँ पे 500-600 पता नहीं कितने बच्चे होंगे हॉस्टल में। 2-3 आरओ प्लांट में कैसे मैनेज हो पाएगा, आप ये बताइए। ये आरओ जो 2-3 जो लगे हैं। शिकायत की आपने, इसका तब क्या जवाब दिया? शिकायत की तो 1-2 दिन करके होता है सर। 1-2 दिन में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, फिर बन भी जाता है कभी कभी, फिर बिगड़ जाता है और फिर कोई देखने नहीं आता। 2 हफ्ते से है लगभग। अभिषेक गंगवार IT फर्स्ट ईयर। इसलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर वैसे तो बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं बेसिक मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। जब मेरा फ्रेंड बीमार हुआ था रात को, तो हमने वार्डन को भी ये इन्फॉर्म किया था, केयरटेकर को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने खुद एम्बुलेंस को कॉल किया, 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। इतनी देर में उसके भैया आगरा से यहाँ आ गए, बट एम्बुलेंस वाले भी यही बोल रहे थे कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। वार्डन से बोला, वार्डन कह रहे हैं कि हाँ मैं इमरजेंसी, मतलब मैंने कॉल किया है, केयरटेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। यहाँ की एम्बुलेंस आने से पहले उसके भैया यहाँ आ चुके थे और बोला गया, केयरटेकर को बोला गया, तो केयरटेकर ने वार्डन को क्या रिस्पॉन्स दिया है कि बच्चा ठीक है। एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस वाले यहाँ से ले गए हैं और उसके भैया भी एम्बुलेंस के साथ साथ ही गए हैं। यानी कि कोई बच्चा इतना बीमार है कि मैनपुरी से यहाँ आने में इतना टाइम लग रहा है कि उसके पेरेंट्स आगरा से यहाँ आ जा रहे हैं और मैनपुरी से यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आ पा रही है। आज वजह है कि पानी नहीं आ रहा है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बहुत एडवांस है। कोई और बोलना चाहता है? मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे रहते रहते। मैं बता रहा हूँ सर, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, लगभग मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने वाले हैं। और अगर पानी आता भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 दिन पानी आता है। 2-3 दिन के बाद फिर से प्लांट खराब हो जाता है। अगर जाओ कहते मेंटेनेंस हो जाएगी, मेंटेनेंस होते होते 15-20 दिन लगते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस होने के बाद कितने दिन पानी आता है? 1 से 2 दिन, और 1 से 2 दिन के बाद फिर से वही आ जाता है, इसलिए कि पानी नहीं आ रहा। तो जाओ कितना कहते हैं, अभी तो मेंटेनेंस हुई थी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मेंटेनेंस हुई थी तो अच्छी बात है, मेंटेनेंस हमने कराई है। खाने की गुणवत्ता भी मतलब ऑन एन एवरेज खराब ही मानी जाए। अगर आप देखेंगे तो ऐसा खाना जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उसमें भी इससे अच्छा खाना मिलता होगा। मामला हमारे संस्थान में 3 आरओ प्लांट लगे हुए हैं। उनमें से एक आरओ प्लांट जो कि छात्रावास एरिया में है, वो मेंटेनेंस पर है, वो फंक्शनल न होने के कारण बच्चों को थोड़ा सा पानी की समस्या थी, जो कि वैकल्पिक तौर पर हमारे प्रशासनिक भवन में जो भी आरओ प्लांट लगा वहां से पानी दिया जा रहा है। और साथ ही बच्चों के द्वारा जो गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर, वाटर टैंकर बाहर से मंगाए गए हैं। जब तक कि प्लांट रिपेयर नहीं होगा तब तक उनको वैकल्पिक तौर पर टैंकर के माध्यम से
पीने का पानी जो कि आरओ का सामान्य शहर में सप्लाई होता है उसकी व्यवस्था दी जाए। बच्चों का आरोप है कि कई बार रिटर्न में भी शिकायत देने के बाद भी कोई 2 सप्ताह से लगभग समस्या हाँ। देखिए ये सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट प्रोसेस कर रहा है, उसकी एमसी की व्यवस्था की जा रही है। टेंडर किया गया, टेंडर मैच्योर नहीं हो पाया, फेल हो गया, दोबारा टेंडर किया गया है जिसमें 21 दिन का प्रोसेस होता है मिनिमम, उसके बाद ही कोई टेंडर मैच्योर होता है। और लेकिन पानी एक अति आवश्यक पार्ट है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर मंगा करके पानी दिया जा रहा है और साथ में एक मेंटेनेंस का जो प्रायोरिटी को लेकर के और कल तक हमारा हॉस्टल का जो आरओ प्लांट है मेंटेन हो जाएगा। सर हॉस्टल में जो भी शौचालय वगैरह काफी गंदगी, देखिए ये बड़ा संस्थान है, शौचालय साफ है, डेली बेसिस पर सफाई होती है, क्योंकि बच्चों की संख्या 180 बच्चे यूज करेंगे आपके घरों में भी, तो वो शौचालय अगर 10 लोग जाते हैं तो गंदे दिखने लगते हैं। मेंटेनेंस हो रहा है, बच्चों को बोला गया है और हमारे मेंटेनेंस को कंट्रोल करने के लिए छात्रों की टीम लगी हुई है और साथ में हमारे जो सिविल के स्टाफ है वो भी देख रहे हैं। तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत समस्या होगी, उसके रिपेयर के लिए सिविल मेंटेनेंस प्रभारी को निर्देश दिए। सर पानी और सफाई के अलावा संस्थान के बच्चों ने चिकित्सीय व्यवस्था को भी लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। बच्चों से मेरी बातचीत हुई, चिकित्सीय सुविधा यहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज या उस तरह की व्यवस्था नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हम लोग इमरजेंसी में जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमारे पास डिस्पेंसरी है वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। फर्स्ट एड के लिए हॉस्टल में भी वार्डन रूम्स में व्यवस्थाएं दी गई है। में भी कोई न कोई हो सकता है मेडिसिन न रही हो। तो एक बच्चे का आरोप था कि एक स्टूडेंट जब बीमार पड़ा तो उसके माँ बाप आगरा से चल के कॉलेज आ गए, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस नहीं उतनी देर में आ पाए। हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सरकार से रिक्वेस्ट किया गया, सरकार ने कहा कि जो 112 नंबर है उसके माध्यम से जिले पर जिला चिकित्सालय का उपयोग करें। हमारे छात्रों को हमारा स्टाफ जिला चिकित्सालय के द्वारा सुविधा वाली तो यहाँ बुलाई जा सकती थी, तो बुलाया गया, उसको बुलाया गया। 3 घंटे लगे जब उनके माँ बाप आ गए। 112 नंबर देखिए मेरे कंट्रोल पे नहीं है, कॉल करते हैं। नहीं, जो आपकी 102 जो 112 जो कॉमन नंबर चल रहा है 112 ही है, तो उसके जो भी एम्बुलेंस सुविधा है उसको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। एम्बुलेंस ही लेट बुलाई गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हमारा स्टाफ ड्यूटी पर रहता है, उसको बोला गया है। हमारा शौचालय डेली बेसिस पर हमारे स्वीपर लगे, हर हॉस्टल के जो डेडिकेटेड स्वीपर है वो काम कर रहे हैं, हमारा स्टाफ देख रहा है। छात्रों की समितियां लगी हुई है, तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आप देखिए हमारा रजिस्टर जो है छात्रों ने चेक किया हुआ है कि कल साफ था, डेली बेसिस पर उसमें बच्चे साइन कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो मेंटेनेंस स्टाफ हमको बताता है करके कि इसको रिपेयर करें। शिमला में 918 दिनों में धरने पर बैठे दृष्टिहीन युवाओं का गुस्सा अब खुलकर सामने आया है, जहां सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने शर्ट के उतार कर विरोध जताया है। जी आपको बता दें, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दिव्यांगों के खाली पड़े वैकलांग के 7 पदों को जल्द भरा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं चलेंगे, नारे लप्पे नहीं चलेंगे, झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपना हक मांगता, अपना हक मांगता। जी मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जी ये हमारा 30वां चक्का जाम है 918 दिन में। जैसे सभी जानते हैं, हमने 6 अप्रैल 2026 को ओक ओवर का घेराव किया था, लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी चिकनी चुकड़ी बातों में हमें लाया और कहा कि आपको मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक दी जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने बैठक हमारी हुई नहीं, इतने दिनों में हमने 17 तारीख को नोटिस लगाया
लेकिन उस नोटिस को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल के दौरे पे चले गए। आज 21 तारीख है, आज वो दिव्यांगों का नोटिस देके देरा की ओर गए है, लेकिन जो दिव्यांग जनों के साथ शोषण हो रहा है वो आज भी ऐसा ही हो रहा है जैसे 918 दिन पहले हो रहा था। देखो जी, हमें उस तरह बैठक अभी तक नहीं मिल पाई। 918 दिन में हम यही चाहते हैं कि माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे को मीटिंग दे और दिव्यांग जनों की समस्या का हल करे। हमारी मांगे भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बैकलॉग का कोटा इनके पास 1995 से लेकर अभी तक 2026 तक समस्त दिव्यांग जनों का क्लास 4 का कोटा बचा है, जिसे कि सरकार छुपा रही है। और पेंशन की डिमांड हम कर रहे हैं कि 5000 महीने की हो, क्योंकि जो हमें सारा पेंशन में लगी थी वो भी सरकार ने पूरी तरह बंद की है 10 महीने से, जिससे कि दिव्यांग जनों को कर्जा चल चुका है और दिव्यांग जन रोडों की ठोकरें खाने की मजबूर है। ये स्थिति आजकल दिव्यांग जनों की है, जिससे कि पूरा दिव्यांग आक्रोश में है और चक्का जाम आज भी कर रहा है। देखो जी, मुख्यमंत्री बिल्कुल भी हमें बातचीत के लिए नहीं बुला रहे हैं। वो कभी पशु मित्र बना लेते हैं, कभी 1600 बिजली मीटर भर लेते हैं, कभी रोगी मित्र भर लेते हैं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, हर चीज़ की हद होती है। हमारे साथ भी अत्याचार बहुत हो चुका है। समस्त दिव्यांग जनों को आप दिव्यांग जन सुख मित्र भी बुलाएंगे। हमारे साथ ही ऐसा द्वेष क्यों कर रहे हैं आप? हमारे साथ ऐसी घृणा क्यों रख रहे हैं आप? हम चाहते हैं दिव्यांग जनों की समस्या का हल हो और दिव्यांग सुख मित्र के तहत दिव्यांग जनों को भी भर्ती में दिए जाए, ताकि हम भी अपने पांव पे खड़ा हो सके, अपने समाज को सशक्त बना सके और अपने परिवार को चला सके। मुख्यमंत्री आवास का ये घेराव वैसे हम आज तो नहीं करेंगे, हम यहाँ सेक्रेटरी का ही चक्का जाम करेंगे जब तक कि आज सरकार हमें लिखित में दे नहीं देती है कि उस तरह बैठक माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कब दे रहे हैं, तब तक हम उग्र आंदोलन यहाँ करेंगे। अभी तो मैं बनियान के साथ हूँ, थोड़ी देर हमें बनियान बिनून चीर फाड़ के, जैसे युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे उन्होंने आंदोलन किया था, शर्त खोड़ आंदोलन दिल्ली में किया था, वही आंदोलन आज दिव्यांग जनों का भी होने वाला है अगर लिखित में सरकार हमें उस तरह बैठक हफ्ते के अंदर नहीं देती। सिरमौर जिले के पाउंटा साहिब के गांव में गूतनपुर में जंगली जानवरों के अवशेष मिलने पर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी आपको बता दें, वन विभाग द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब ग्रामीणों ने इसे साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, जिसके साथ ग्रामीणों का कहना है कि तलाशी के दौरान पहले कुछ नहीं मिला, लेकिन बाद में दूसरे घर को छत अवशेष मिलने का दावा किया जाएगा, जो संदेह पैदा कर रहा है। वहीं सिरमौर के एसपीएनएस की नेगी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और ग्रामीणों द्वारा दिए गए तथ्यों को गौर किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। गूतनपुर गांव के ग्रामीण हैं, करीब 50 से 60 लोग आए हैं। एक रिप्रेजेंटेशन लेके आए हैं कि इनका कहना है कि 15 अप्रैल की रात को तो इन्हीं के गांव में जो कि एक शेर जो बाघ होता है तेंदुआ, उसके पंजे, कुछ मूछें, उसकी जो मृत जो होता है ब्राग वगैरह, उसकी जो बॉडी वगैरह मिली है वहाँ पे। तो इसमें 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो इनके कुछ कंसर्न्स हैं जो कि इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन में दिए हैं। तो उन कंसर्न्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो उसमें ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी कार्रवाई की जाए। तो जैसे मैंने इनको बताया कि ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये मुकदमा हुआ है और साथ ही इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई कर रहा है। तो इस समय उस तफ्तीश में मैं नहीं हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, परंतु जो इन्होंने कंसर्न्स बताए हैं उस केस के अलावा उसकी हम जांच करेंगे और जो भी उस जांच में आएगा तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। ग्राम पंचायत पातलियों में गूतनपुर एक गाँव है। उस गाँव में मुश्ताक के घर की शिकायत हुई कि कोई जंगली जानवर का सामान वहां रखा हो। पुलिस ने 3 बजे रेड की मुश्ताक के घर पर। फॉरेस्ट ने 3 बजे रेड की मुश्ताक के घर पर। वारंट मुश्ताक के ही घर का था, लेकिन रात का समय था। गांव के लोग हैं, खाकी वर्दी चाहे पुलिस की मिल जाए या कोई डाकी आ जाए या फॉरेस्ट के लोग आ जाए तो डर जाते हैं। डरने की वजह से मुश्ताक के घर से कुछ नहीं मिला। अनलीगली उसके घर में
चले गए दूसरे के, नहीं सर, पहले कार चेक करें। तो उसके घर में चले गए अख्तर अली के। वो जो सामान मिला वो अख्तर अली की छत से मिला, जो सामान मिला है वो अख्तर अली की छत से मिला। वारंट था मुश्ताक के घर का, पर वो अपने मिशन में कामयाब हुए। जो भी उन्होंने वहां देखा, हमने पूछा एसआई से, एसीएफ से, मैंने कहा जी क्या मामला है? बोला भाई मेरे पास शिकायत है और मैं अपनी शिकायत को देखने आया हूं यहाँ, क्या ये सच है? तो उसने अपनी जो भी वहां से उसको सामान मिला वो इस तरीके से सामान मिला जैसे बिल्कुल प्री प्लान काम हो, जो हमने वहां जाके देखा। तो उसमें हमारा सारे ग्रामवासियों का कांटेक्ट, जो तमाम लोग आज आए हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ आए, ये हम सब का मकसद ये है कि हम एसपी साहब से मिलें, क्योंकि ये जिले के मालिक हैं। अपना दुख दर्द अपने अफसरों को बताना बहुत जरूरी होता है। हम ये कहते हैं कि ये लोग इस काम को नहीं कर सकते। तमाम जितने लोग आए हैं उसमें 2 आदमी गिरफ्तार हैं, 1 गाड़ी अरेस्ट की है। अख्तर अली और सद्दाम हुसैन 2 आदमी गिरफ्तार करके हैं पुलिस ने, और अपने कब्जे में ही रखे हो, जेल आ गए लोग। तो आज हमारा मिलना अपने अफसरों से ये है, सबसे पहले हम एसपी साहब से मिलेंगे और आप लोगों से मुखातिब हुए। आप लोगों के माध्यम से भी हम ये चाहते हैं कि सच का सच हो जाए और झूठ का झूठ हो जाए। अगर ये लोग दोषी हैं तो सजा मिले, हमारा कोई इतराज नहीं है, पर अगर ये लोग दोषी नहीं है तो निर्दोष को भी सजा ना मिले। ये चाहते हैं कि उस दिन 15 तारीख को जो सर्च वारंट मुश्ताक जी के घर का था, उस घर में 2 घंटे तक फॉरेस्ट वालों ने सर्चिंग की, हर कमरे को चेक किया। तो वो सब उस मकान में थे, अलग अलग कमरों में वो लोग गए। जो सामान मिला वो पड़ोस में, मतलब अलग से एक मकान थोड़ी दूरी पे है। तो अगर उनको पता होता कि हमारे छत पे, मतलब उनके भाई, अब परिवार तो है ना इकट्ठा ही, तो अगर उनको पता होता कि हमारे पास कुछ है तो वो पक्का उसको हटाने की कोशिश करते, क्योंकि 2 घंटे तो वो उस मकान में है ना, दूसरा जो दूसरी साइड है। तो ये कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया है जिसमें वो लोग मतलब कि साजिश मचल रखी गई है कि वो उनको फंसाने की कोशिश की गई है। तो हम यही गुजारिश करते हैं प्रशासन से, किसान से, कि इसका जो है एक दिन से मतलब निष्पक्ष जांच की जाए ताकि निर्दोष लोग ना। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है। पूरी लोकल से लेकर प्रशासन और सीधा समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।